आप सभी को मेरा नमस्कार। और मित्रता की मैं थोड़ी कड़ी परीक्षा लेने वाला हूँ। आज भी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक सलोनी सी लड़की। और इस कहानी के बारे में कहानी के पढ़ने के बाद मेरा ख्याल है कि मैं आपको कुछ बताऊंगा। चूँकि ऑलरेडी देर हो चुकी है, तो मैं कहानी शुरू कर रहा हूँ। एक सलोनी सी लड़की। भाई साहब मुझे लेने स्टेशन आ गए थे। उनकी नई और पहली कार में बैठते ही सफ़र की थकान दूर हो गई। भतीजा अब खासा सयाना लग रहा था, साथ ही कुछ संकोची। अकेले आने के लिए मेरी खूब मलामत हुई, खासकर भाभी ने तो खूब लाने दिए। मैंने बच्चे की परीक्षा और पत्नी के स्कूल की बात लाख समझानी चाहिए, उन पर कोई असर नहीं हुआ। मैं उनके उपालंभों के वार को अपनी हंसी की ढाल पर झेलता रहा। लेकिन मुझे अफसोस ही हुआ कि क्यों न सचमुच मैं सपरिवार ही आया। भतीजे भतीजियों की फरमाइशें पूरी करने में मुझे कितना आनंद आया। फिर लंबे अंतराल पर अपने शहर में आगमन का एक अपना ही सुख होता है। आदमी जैसे अपने बचपन की शरारतों और नौजवानी की उमंगों को फिर से जीना चाहने लगता है। मित्रों में मेरी सबसे अच्छी आवभगत मोहिनी की सालों बाद उससे मुलाकात हुई थी, लेकिन उसकी जीवंतता अब तक रुग्ण नहीं हुई थी। मुझसे गले लगते हुए उसने कमर से जोर से पकड़कर मुझे ज़मीन से 3-4 इंच उठा दिया। मैंने कहा, तुम नहीं सुधरोगे। कहने लगा, नौकरी में तुमने अपना वजन तो बढ़ाया ही नहीं, बीवी तुम्हें क्या खाक खिलाती पिलाती है। उसी ने मुझे प्रभाव का पता दिया था। समृद्ध दफ्तर था मोहन का। उसने कुछ साल पहले वकालत शुरू कर दी थी और अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी। मैं उसे ढूंढता हुआ पहुंचा तो शाम हो गई थी। उसने बियर मंगवा ली थी। याद करते देर तक हंसते रहे। हमारी मंडली का सबसे शैतान सदस्य वही था जिसे हम प्यार से मोहन प्यारे कहकर पुकारते थे। हालांकि उसकी कारस्तानियों की वजह से हम बराबर आशंकित रहते कि उसके सत्संग में कहीं हमारी पिटाई की नौबत ना आ जाए। औरों की बात तो नहीं जानता, लेकिन मुझे पता था कि मोहन मन ही मन प्रभा को चाहता था। मैंने कई बार लक्ष्य किया था, उसकी निगाहें मानो प्रभा का पीछा करती रहती। कभी कभी सड़क पर मैंने उसे प्रभा सिगरेट पीते चलते हुए भी देखा था। मुझे लेकिन यह पता नहीं चल पाया था कि प्रभा उसके बारे में क्या सोचती है। मेरा ख्याल है कि उसके मस्खरेपन के कारण ही शायद प्रभा उसे गंभीरता से नहीं लेती थी, बल्कि संभव है कि प्रभा को यह गुमान ही न हो कि वह उसे चाह भी सकता है। याद नहीं कि मैंने कभी उसे साड़ी छोड़ किसी और परिधान में देखा हो। खूबसूरत पाड़ वाली तांत की साड़ियाँ उस पर कपती भी खूब थीं। कंधे पर उसके एक झोला लटकता रहता, खादी नुमा। चौड़े माथे पर छोटी सी बिंदी लगाए प्रभा कभी कभी अत्यंत मोहक लगती। मेरी उससे अच्छी मित्रता थी, लेकिन निहायत एकेडमिक किस्म की। वह भरसक ऐसी बातों से बचने का प्रयास करती जिसमें किसी प्रकार का पर्सनल टच हो। हाँ, मैं उसे पसंद बहुत करता था, लेकिन नहीं, उसे लेकर मैंने कभी मन में आसक्ति जैसी चीज़ महसूस नहीं की। हम कभी कुछ अच्छा और सुंदर देखें तो मन में यही भाव आता है कि काश ईश्वर इसे ऐसा ही बना रहने दे। उसे देखकर ऐसा ही कुछ महसूस होता। मैं समझता हूँ मोहन जैसे बेमतलब की बात करने वाले, सिर्फ हंसी का बहाना ढूंढने वाले लड़के के बारे में वह कतई यह नहीं सोच सकती थी कि प्यार और चाहना जैसा गंभीर भाव भी उसके मन में हो सकता है, वह भी खुद उसके प्रति। लेकिन यह तो कब की बात है। अभी तो मैंने जब मोहन से यूं ही प्रभा का जिक्र किया तो वह जैसे कुछ असहज हो आया। रिवॉल्विंग चेयर पर उसने जैसे खुद को फिर से व्यवस्थित किया। क्या करोगे उसके बारे में जानकर? शी इज़ स्पॉइल्ड। वह बर्बाद हो गई। बियर के आधे भरे गिलास पर उसकी नज़र थी। फिर वह बाकी बची बियर एक ही बार में पी गया। मेरी ओर उसने देखा और जैसे अभी भी जो कुछ गुजरा था उस ओर से ध्यान हटाने की गरज से मुस्करा कर मुझसे पूछा, वाइफ कैसी मिली तुम्हें? था कहाँ? मेरे लिए जैसे यह एक भीषण दुर्घटना की खबर थी। बातचीत का यह मोड़ मुझे नागवार गुजरा। लेकिन उससे हुआ क्या? जाने दो जयंत, कैसी बात करते हो मोहन? कुछ तो हुआ होगा उसे, कोई दुर्घटना, कोई व्यक्तिगत क्षति। आखिर बर्बादी का कोई वरन तो नहीं करता। तुम मानोगे नहीं मोहन, अब तक बहुत ऊंची नज़रों से देखा है मैंने उसे। मैं तो उससे मिलना चाहता था। वह है कहाँ? है, इसी शहर में है।
मोहन को देखकर लगा कि वह कुछ खींच आया है, लेकिन दरअसल पल भर में वह बहुत उदास हो गया था। मैंने उसके गिलास में, फिर अपने गिलास में बियर भरा और कुछ सुनने की प्रत्याशा में उसकी ओर देखा। उसने अपनी पीठ सीधी की और अचानक हंसकर बोला, तुम यार, यह कहाँ की सब बेमजा कर दिया। उसने टेबल पर रखे बोतलों और पात्रों की ओर इशारा करके कहा। मैं चुप रहा। फिर वह बोलता गया, जाने क्यों प्रभा को देखता तो मेरी धड़कनें बढ़ जाती। मेरे अंदर जो शरारतों का तूफान उमड़ता रहता वह सहसा शिथिल पड़ जाता। इससे उसकी उपस्थिति में मैं संकोच में घिरा था। मैं, मेरे जैसा अल्हड़ और मुंहफट इंसान, उसे देखते ही गोया बगलें झांकने लगता। चाहता कि नज़र भर नजरें मिलाकर उसे देखूं, लेकिन उसे अपनी ओर क्षणांश भर को भी देखता पाकर मैं हतबुद्धि हो आता और दूसरी चीज़ों में व्यस्त रहने का उपक्रम करने लगता। रात रात भर उसके करीब होने के उपाय तलाशा करता, लेकिन उसे सामने पाकर सारे ख्याल हवा हो जाते। उसे देखकर अंदर कहीं ऐसी ललक होती कि उस पर अपना सब कुछ, सारा कुछ न्यौछावर कर दूं। कैसी कशिश थी उसमें, लेकिन प्रभा खुद जैसे अपने से बेखबर रहती। शायद इस बेखबरी ने ही उसे ऐसा व्यक्तित्व दिया था, मानो उसे किसी से कोई शिकायत न हो, अपने से बेखबर रहते हुए भी मानो अपने में ही रहना। उसे देखकर अंदर कहीं ऐसी ललक होती। मैं कभी उसके समक्ष अपने भावों को प्रकट नहीं कर पाया। मैं समझता हूँ उसे लेकर मैं कभी सहज सामान्य तक नहीं हो पाया। मेरे इतने सारे मित्र थे जिनके साथ मेरा ज़्यादातर समय बीतता था, लेकिन किसी को भी मैंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। प्रभा से दूरी बनी रही, लेकिन मैंने उसे अपनी दृष्टि से कभी दूर नहीं होने दिया। जब कभी वह 2-4 दिनों तक नहीं दिखाई देती, मैं बेचैनी में उसके घर के आसपास चक्कर काटता और यह आश्वस्ति लेकर ही लौटता कि वह ठीक है और शहर में ही है। बल्कि एक मायने में उसे लेकर मैं अक्सर बेचैन ही रहता। पढ़ाई में मेरा वैसे ही मन नहीं लगता था। इस प्रभा के कारण पढ़ाई से मेरा रिश्ता टूट सा गया। उस वक्त जो मेरे घर की स्थिति थी, तो उसमें मुझे पढ़ लिख कर नौकरी करना फिजूल ही लगता था। हम 2 ही भाई थे, अपना मकान था, पिता थे, उनका व्यवसाय था, कोई कमी नहीं थी। वह तो बाद में मैं अनुभव हुआ कि निश्चित कभी कुछ नहीं होता। खैर, प्रभा के प्रति मेरे भाव अव्यक्त ही बने रहे। उन्हीं दिनों मालूम होता था मानो मैं ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी चीज़ जैसे जानबूझकर मिस कर रहा हूँ, गंवा रहा हूँ। मानो मुझे कोई अनमोल मोती तो मिल गया, लेकिन मेरी हथेली खुली है, बंद नहीं हो पा रही। प्रभा जिस मकान में रहती थी उसके पास ही मेरा एक दोस्त रहता था बचपन का। गो कि उससे मुलाकातें बहुत कम हो पाती थीं। मैंने अपनी ही पहल पर इस पुरानी दोस्ती को फिर से नव जीवन प्रदान कर दिया था, ताकि इस बहाने मैं प्रभा का हालचाल मालूम करता रह सकूं। प्रभा ऊपर से जितनी स्थिर और प्रशांत दिखती, क्या वास्तव में अंदर से भी वह वैसी ही थी? बहुत अनियमित जीवन जीने के बावजूद मुझे बचपन से ही सुबह की सैर की आदत रही है। तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए क्षितिज से उगते और क्रमशः ऊपर उठते सूरज को देखना मन में एक दिव्य ओज और स्फूर्ति भर देना है। धरती के सारे दुख और क्लेश जैसे जाती रात के साथ ही पीछे छूट गए होते हैं, और इस जगत में जो कुछ बच जाता है वह मानो सुबह के सुनहले आलोक में धुल पुछकर स्वच्छ, पवित्र और तेजोमय हो जाता है। ऐसी ही एक सुबह मैं रास्ते में प्रभा को देखकर चौंका था, किंतु मालूम हुआ कि वह शायद मुझे टालना चाहती है जानबूझकर। मैंने और भी कई बार उसे सड़क पर चुपचाप नज़रें यथासंभव नीची रखकर जाते देखा। अब मेरे मन में यह संशय नहीं रहा था कि वह मुझे शायद देखती न हो या फिर शायद पहचान ही न पाती हो। मेरे लिए सुबह की सैर अब दिलचस्प हो गई, तथापि जैसे अलस सुबह मैं एक बार की बुझ जाता। उधेड़ बुन बड़े दिन थे। मैं खुद जाड़े बुनता और काटता। तकदीर स्वयं प्रभा को हर सुबह नए दिन के दस्तक की मानिंद मेरे समक्ष भेज रही थी, लेकिन क्या कहूँ, मैं खुद अपने अंदर इतना साहस न भर सका कि बस एक बार झुकी झुकी नज़रों से ही सही उसे अपने दिल की बात कह सकूं। अवसर कहाँ प्रतीक्षा करते हैं। आदमी का धर्म तो यह है कि उसे जब भी अवसर उपलब्ध हो उसके साथ हो ले, वरना क्या पता कि वह उसे जीवन भर कहीं अलभ्य और अप्राप्य ही मानने को शापित हो जाए। सर्दी शुरू हो रही थी। मैंने मन में कुछ ठानी और वह स्वयं को यह आश्वासन देता रहा कि यह कर सकूंगा। सुबह उठकर मैंने ओवरकोट और पुराने हैट को ढूंढ निकाला। ओवरकोट पहनकर मफलर से अपना चेहरा ढक लिया, ऊपर से हैट लगाया और निकल पड़ा।
कहना न होगा कि मौसम के लिहाज से मेरा पहनावा भारी भरकम था। भोर का धुंधलका छाया था। कुछ फरलांग जाने के पश्चात मेरे अंदर के कपड़े पसीने से भीग गए, लेकिन इसके लिए तो मैं तैयार ही था। रास्ते में एक छोटा पुल पड़ता था। मैं उसी पुल पर बैठकर इंतजार करने लगा। सामने प्रभा ज्यों ही आती दिखाई दी, मैं दूसरी ओर मुंह करके बैठ गया। मेरे पास से गुजरकर जब वह काफ़ी आगे निकल गई तो मैं चल पड़ा। मन में बार बार आ रहा था कि यह चोरी है। एक लड़की का इस तरह पीछा करना कितनी लज्जास्पद बात है। फिर भी मैं उससे एक सुरक्षित दूरी बनाते हुए उसके पीछे चलता रहा। वह एक मकान के सामने थोड़ी देर को रुकी और अंदर चली गई। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। तेज कदमों से चलता मैं वहां पहुंचा और हैरान रह गया। वह एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट था जहां टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सिखाया जाता था। फिलहाल मकान से लगे गैरेज नुमा दुकान के शटर खोले जा रहे थे। सुबह की पहली शिफ्ट शुरू होने वाली थी। वहाँ और भी कई लोग थे। तो यह बात है, मैंने मन में सोचा। लेकिन सच कहूँ तो मुझे उस दिन बहुत ग्लानि हुई। लगा कि कितना छोटा जंतु हूँ मैं इस ग्रह पर। दूसरी ओर प्रभा का शॉर्ट हैंड सीखना अपनी कहानी आप कह रहा था, और इस कहानी में रस के नाम पर करुण रस के अतिरिक्त क्या था। प्रभा वैसी कोई टिप टॉप वाली लड़की तो नहीं थी, लेकिन उसे देखकर कोई यह कहाँ कल्पना कर सकता था कि उसे टाइपिंग सीखने की दरकार हो सकती है। मैं थका थका लौट आया था। मैंने सुबह की सैर पर निकलना बंद कर दिया। अपने मकान की छत पर कुछ वर्जिश कर लिया करता। अपने उस दोस्त से प्रभा के बारे में, उसके परिवार के बारे में कई कई दिनों तक खंड खंड में थोड़ी थोड़ी तहकीकात करता रहा। मेरे मन में अप्रकट रहने की चाह इतनी प्रबल थी कि मैं किसी भी कीमत पर अपने उस मित्र तक को अपनी रुचि की भनक नहीं लगने देना चाहता था। वह मुझसे कभी मन से तो कभी अनमने भाव से उसके बारे में बताया करता। कहना होगा कि प्रभा की अपने पड़ोसियों के बीच बहुत ही अच्छी साख थी। बहुत हाई रेपुटेशन था उसका। इज्जत तो उसके पिता की भी थी, लेकिन मालूम हुआ कि अतिशय निष्क्रियता की वजह से वे करुणा के पात्र ही बनकर रह गए थे। उस परिवार के जीवन यापन का एकमात्र साधन उसका पुश्तैनी मकान बचा था, जिसकी निचली मंजिल। तो प्रभा बेचारी गई काम से, मैंने मन में सोचा। लेकिन चिंता हुई, प्रभा यह सब कैसे कर सकेगी। इतनी बुरी दुनिया में एक अच्छी सलोनी सी लड़की कहाँ कहाँ मारी मारी फिरेगी और अपने कुटुंब की अन्नपूर्णा बनेगी। इधर मेरे निकम्मेपन से आज ही जाकर पिताजी ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया कि 6 महीने के अंदर कहीं कहीं अंदर मैं कहीं लगूं, कुछ कमाऊं धमाऊं, नहीं तो अपनी मनहूस और बेरौनक शक्ल उन्हें फिर नहीं दिखाऊं। आदमी जिस चीज़ से भागता है वही चीज़ जैसे उसका पीछा भी करती रहती है। नौकरी करके 10 से 5 बजे तक ड्यूटी बजाने के नाम से मुझे पसीना आता था। मैं अपनी ही दुनिया में खोया रहता, यह करूँगा वह करूँगा। लेकिन इस अल्टीमेटम ने मुझे अपनी औकात बता दी थी। रिश्तों का भी अर्थशास्त्र होता है और वह बेजा नहीं होता, उसका भी एक आधार होता ही है। यह बात धीरे धीरे मेरी समझ में आ गई। लेकिन इसका एक फ़ायदा तत्काल हुआ। एक दिन अखबार के पन्ने पलटते एक वैकेंसी दिखी। एक सुंदर स्मार्ट इंग्लिश स्पीकिंग पर्सनल लेडी सेक्रेटरी की आवश्यकता है। तत्क्षण ही प्रभा का ध्यान आया। दूसरे दिन मैं अरसे बाद फिर से सुबह की सैर पर था। वह कहीं नहीं दिखी। मैं मायूस हुआ। फिर मन में क्या आया, टाइपिंग इंस्टीट्यूट गया, वहाँ भी नहीं थी। सकुचाते सकुचाते वह पेपर कटिंग प्रभा को देने के लिए मैंने व्यवस्थापक को दे दी। फिर खुशी खुशी लौट आया। कोई 15-20 दिनों बाद मुझे पता चला कि प्रभा को नौकरी मिल गई है। उस शाम मैं हनुमान जी के मंदिर गया धन्यवाद ज्ञापन के लिए। मनोकामना जो पूर्ण हुई थी मेरी, वह भी कैसा सुख था। अब याद करता हूँ तो हंसी आती है और दया भी अपने आप पर। उन्हीं दिनों की बात है। शाम को बाहर से मटर गश्ती करके लौटा तो घर का वातावरण भारी भारी महसूस हुआ। बड़े भाई की शादी हुए अभी कोई 2 माह ही बीते होंगे। अचानक ही उनका विवाह हो गया था। वे शुरू से ही बड़े स्मार्ट और एग्रेसिव टाइप के आदमी थे। व्यवसाय से लेकर विवाह तक में उनका कैलकुलेशन एकदम सटीक बैठा था। आदमी के पास अगर कुछ फितरत है तो भगवान उसे फिर किस्मत भी दे, जैसी बड़े को मिली। खैर, तो बड़े भी आज उद्विग्न दिखाई दिए। मुझे जब देखा तो तपाक से बाहर लेकर आ गए। पिताजी को अटैक हुआ है। तुम कहाँ आवारों की तरह दिन रात घूमते रहते हो? बताओ, इस तरह तुम्हें कब तक सहन किया जाए? एक क्षण को जैसे मैं शून्य में खो गया। मुझे किस बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है, पिताजी की अस्वस्थता पर या बड़े की झिड़की पर? मैंने कहा कुछ नहीं। पिताजी के कमरे की ओर बढ़ाया। वे नींद बेहोशी की हालत में थे। पता लगा कि हल्का दौरा पड़ा है। 3-4 घंटे बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। सपने में मैंने देखा कि मैं डर कर माँ की गोद में छुप गया हूँ।
मेरा दिल धक धक कर रहा है। माँ मुझे दुलार रही है। फिर मेरी धड़कनें माँ की धड़कनों में मिल जाती हैं। अब एक ही लय है, एक ही आवाज़। गहरी नींद मुझे आ घेरती है। मोहन, उठ बेटे, उठ, देख कितना समय हो गया। मेरी आंख खुली तो देखा पिताजी पुकार रहे हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे हाथ मुंह धोकर आया। उनका हाल पूछा। वे बहुत बूढ़े लग रहे थे। घड़ी भर को बैठ गया। कहा, कुछ नहीं, बस 3 महीने और बचे हैं। मेरा दिल धक से हो आया, लेकिन उन्हें देखा तो वे मुस्करा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया। फिर अल्टीमेटम की बात याद आई। तू कब समझेगा पगले? देख, अब मैं ज़्यादा दिन चलूँगा नहीं। मैं जब नहीं रहूँगा तब कौन देखेगा भालेगा तुझे। इसी से कहता हूँ कुछ जल्दी से कर धर ले, फिर तेरा ब्याह करूँ। तू संभल जाए तो प्राण आसानी से छूटें। बड़े को देखता है तू, दिमाग उसका पाई में फंस गया है। सारी कायनात में पाई ही पाई दिखती है उसको। मेरा डूबता हुआ व्यापार उसने क्या संभाल लिया कि मैंने नज़रें उठाई तो पाया कि बोलते बोलते वे यूं ही नहीं रुक गए हैं। उनकी आंखें डबडबा आई हैं। मेरे अंदर अजीब सी हलचल हुई। मेरे बाद तेरा क्या होगा? मुझे चिंता होती है बेटा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उनके पैरों के पास बैठा था, सो उनके पैर दबाने लगा। अब जा तू अपना काम धाम कर। उन्होंने करवट बदली और मैं जैसे अपने आप में लौटा। पिताजी फिर कभी सामान्य नहीं हो सके। प्रभा की नौकरी के पास उसकी तरफ से मैं कुछ निश्चिंत हो गया था, क्योंकि उससे दूर होने का डर अब मुझे नहीं सताता था। मैं अब पिताजी पर और पढ़ाई पर ध्यान देने लग गया था। खासकर क्लर्क की नौकरी के लिए जो कर सकता था मैंने किया। परीक्षा केंद्रों पर भी मेरी नज़रें प्रभा को ढूंढती, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं देखी। मैं उस पर मन ही मन खींचता कि 2 पैसे की नौकरी के चक्कर में फंसकर रह जाने का इरादा उसने क्यों कर लिया है। कहीं कोई सुरक्षित और आरामदायक जगह वह क्यों नहीं तलाश करती। पीयूष मेरा चचेरा भाई आया हुआ था। यूँ तो रिश्ते से हम भाई थे, लेकिन हकीकत में दोस्त अधिक थे, बल्कि दोस्त ही दोस्त थे। वह नया नया इंजीनियर बहाल हुआ था। मुझे लेकर वह बाजार घूमने निकला। उसके साथ खूसट से शहर में जैसे नया रंग भर आया। हम दोनों सीधे पहले एक रेस्तरां में पहुंचे। वहाँ ड्रिंक्स रहते। मैं शायद कुछ हल्का सा हो आया था। सेलिब्रेट तो हम खुद पीयूष की नई नौकरी को कर रहे थे, लेकिन मैं हल्का होकर भी मानो अपने ही इर्द गिर्द था, जैसे अपने ही को माप तौल रहा था। इसी में कुछ बोल गया होऊंगा। देखता हूँ कि पीयूष सहसा बहुत गंभीर हो आया है। गिलास उसने मेज पर रखी है। मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, किसकी चिंता करता है तू मोहन? मैं हूं ना। चल तू मेरे साथ चल। वहीं तैयारी करते रहना, सब ठीक हो जाएगा। अपने पर भरोसा रख। स्नेह और विश्वास से भरी ऐसी बात जाने कितने दिनों बाद मुझसे किसी ने की थी। मैं मानो विश्वास नहीं किया, और जब विश्वास हुआ तो इसे सह न सका। जरा चेत हुआ तो ख्याल आया, ऐसा पीना किस काम का जिसमें आदमी खुद पर दया करे, साथ ही औरों को भी अपने पर दया करने का मौका दे। लेकिन चलो, जो हुआ सो हुआ। रेस्तरां में भी भीड़ बढ़ रही थी। मैंने नए सिरे से स्वयं को व्यवस्थित करना शुरू किया। झिपझिपाती पलकों को मसला। सामने देखा तो मुस्कुराती हुई एक युवती अपने साथी को पहले आप की मुद्रा में सीट ऑफर कर रही थी। हल्के फिरोजी रंग की साड़ी और दब दब तिपता उसका मुखमंडल देखकर मन मुदित हुआ। फिर उसके माथे पर नजर गई। गहरे मैरूनी रंग की बिंदी दृष्टि से जैसे अटक सी गई। मैंने फिर से, जब तक अपनी पलकों को मसला तब तक वे दोनों बैठ चुके थे। अब मैं उसका तिरछा चेहरा ही देख सकता था। तिस पर भी उसकी तराशी हुई भवें, भवों के ऊपर चमकता माथा और उस पर रह रह कर झिलमिलाती वह गहरी मैरूनी बिंदी विस्की के नशे में इस कदर घुल मिल गई कि मुझे जैसे होश ही नहीं रहा। मैं शायद मुस्करा रहा होऊंगा, इसलिए नज़र मिलने पर पीयूष भी मुस्कुराया। उसके जैसा सुघड़ लड़का इससे ज़्यादा क्या कर सकता था। सहसा युवती की खिलखिलाहट ने मुझे चौंका दिया। यह तो, मैंने मन में सोचा, और मेरा नशा उतर गया, जैसे कच्चा रंग कपड़े पर से उतरता है। उसके साथी पर नज़र गई। हमसे उम्र में बड़ा होगा, लेकिन दिखता था खूबसूरत और सलीकेदार। कैसी बदल गई थी प्रभा। यह पल पल अपनी खबर रखती प्रभा। सारी दुनिया का सूनापन मेरे अंदर आ गया। मैंने उसे फिर से देखा, अपने साथी से बातचीत में तल्लीन, हंसती खिलखिलाती लजाती प्रभा को। पीयूष रे, उठ, अब नहीं बैठा जाता,
चल मेरे भाई, मैंने कहा और फिर प्रभा को नहीं देखा। मैं जीवन में इतना हताश कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं। हम दोनों के बीच कहने सुनने का यह सिलसिला कुछ देर को थमा। देखा कि मोहन बहुत भावुक हो आया है, बार बार अपने को जब्त करने की चेष्टा करता है और इस चेष्टा में मानो और निरीह हो आता है। यह क्या कहानी है, जैसी आदमी किताबों में पढ़ता है, मैंने मन में सोचा। लेकिन मैं खुद इन्वॉल्व नहीं हो गया था। उठने को हुआ, इसलिए भी कि मोहन को इस तरह से उधेड़ कर अब स्वयं को बड़ी अजीब स्थिति में पा रहा था। लेकिन मन ही मन मैं खुद को कोस रहा था कि क्या ज़रूरत थी कि खामखा इस प्रभा के चक्कर में पड़ा जाए। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे हैरत में डाल दिया था वह खुद मोहन था। क्या मैं सपने में भी सोच सकता था कि सदा सर्वदा हल्का फुल्का दिखने वाला यह मोहन अंदर से इतना गंभीर और संवेदनशील होगा। तो रुक नहीं सकता यार, आज यह रात मेरे साथ ही गुजार लेता। डेरे पर मैं हूँ और एक पुराना सेवक, यहीं खा पी कर सो रहेंगे, क्या कहता है? घर पर लोग परेशान होंगे, तू कहे तो मैं फिर आ जाता हूँ। घर पर फ़ोन कर सकता है, देख ले। मैंने घर पर फ़ोन मिलाया। पहले चिंता व्यक्त की गई, फिर भाई साहब आश्वस्त हो गए। फ़ोन रखकर रोहन को देखा तो वह वाकई खुश हुआ आया था। मुझे याद आया, मोहन नाम के इस जीव से जल्दी पिंड छुड़ा लेना पहले भी आसान बात नहीं थी। कम समय में अच्छा खाना तैयार हो गया था। खाने के बाद उसने पूछा कि मैं बाहर टहलना पसंद करूंगा या कि सीधे बिस्तर पर जाना। मुझे अब आराम चाहिए था, सो हम सीधे बेडरूम में ही आ गए। मोहन ने संभाल कर रखा था अपने फ्लैट को, सादा लेकिन सुव्यवस्थित। मैं खिड़की के पास आ गया, पर्दा हटाया। शुक्ल पक्ष की चांदनी थी, मंद मंद हवा। एक पल को पत्नी और बच्चे की याद हो आई। बिस्तर पर इत्मीनान मिलते ही मैंने उससे पूछा, तू शादी कब करेगा मोहन? वह मुस्कुराया, कुर्ते का बटन लगाते। अब यह दूसरा प्रसंग क्यों छेड़ते हो? वह हंसकर रह गया। हाँ तो फिर बताओ, फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने बत्ती बुझा दी और हंसते हुए बोला, देखो तुम कहीं सो मत रहना। मैंने कहा, फिर बत्ती क्यों बुझाते हो? अंधेरे में ही बिस्तर पर लेटते हुए उसने धीरे से कहा, इन सब बातों के लिए अंधेरा ठीक रहता है यार, उजाले में उलझन सी होती है। सुनो। आखिर मोती मेरे हाथ से फिसल गया। उस दिन के बाद मेरे अंदर कुछ ऐसी रिक्तता आई कि मेरे पास करने को मानो कुछ बचा ही न हो। एक सदमा होता है जिसमें दिखावे के बतौर ही सही लोग आपके साथ हो लेते हैं, और एक सदमा होता है कि आप लोगों से भागते फिरते हैं। मैं मानो दुनिया की हर चीज़ से कतराने लगा था। पिताजी की हालत गिरती चली गई। दूसरी ओर बड़े की मेरे प्रति असहिष्णुता भी नए आयाम छूने लगी। बड़े बाप बनने वाले थे और प्रायः मुझसे ऐसे निजी कामों की अपेक्षा की जाने लगी जिसे पूरा करना सामान्य स्थिति में भी संभव नहीं हो पाता। मैं जानता था ऐसा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हतोत्साहित करने के लिए किया जाता, ताकि यदि मैं रहूं तो बड़े की मुट्ठी में या फिर नहीं रहूं। बेकारी और असफलता की कुंठा में घिरा मैं पिताजी को भी समय नहीं दे पाता था। स्थिति ऐसी थी कि मैंने तय किया था कि मैं कम से कम समय घर में व्यतीत करूं। पिताजी की तबीयत गिरती जा रही थी। एक रात उन्होंने मुझे अपने साथ भोजन करने के लिए कहा और मुझे समझाने लगे, तू परेशान मत रहा कर, आदमी का काम है कोशिश करते रहना, भगवान तुझे जरूर कामयाबी देंगे। कैसी शक्ल तूने बना रखी है, अपना ध्यान क्यों नहीं रखता? रात में उनके पास ही सोया। गहरी नींद में था कि लगा आसपास कुछ हलचल सी है। आंखें खुली तो सुना पिताजी के मुंह से विचित्र सी आवाज़ निकल रही है। मैंने लपक कर बत्ती जलाई। देखा कि पिताजी बिस्तर के कोने पर उकड़ू बैठ पड़े बुरी तरह हाँफ रहे हैं। आंखें उनकी मानो बाहर निकल आने को हैं। ठंडी सेहरन मेरे तलवों से होकर माथे तक चढ़ आई। मैंने उन्हें सहारा देकर उठाया। सोचा कि बड़े को उठाऊं, डॉक्टर को बुलाऊं, कि उन्होंने मुझे बाँह से जोर से पकड़ लिया। मैं विचित्र सी घबराहट और बेचैनी में था। चिल्लाना चाहता था लेकिन गला जैसे मेरे पास था ही नहीं, मेरे शरीर के बाहर कहीं था। अचानक पिताजी शांत हो गए, सुरधाम चले गए। एक सुबह अखबार में वैकेंसी का पन्ना पलट देख रहा था। बरामदे की सीढ़ियों के पास बैठा था। बड़े कुर्सी लेकर वहीं आ गए। सुबह का वक्त था। मैं अपने को उनकी उपस्थिति से यथासंभव बेखबर रखते हुए अखबार पढ़ने में तल्लीन रहा। आखिर तुम करते क्या हो? तुम्हारे साथ के लड़के कहाँ से कहाँ पहुँच गए और तुम हो कि जहाँ के तहाँ पड़े हुए हो, वह भी आराम में हो। तुम्हें अपनी कोई चिंता नहीं। बड़े मुझ पर झुंझला रहे थे। वह उन दिनों स्लीपिंग सूट पहनने लगे थे।
मैं तिरछी नज़रों से उनके पाँवों की गति देख रहा था। वे तेजी से पाँव हिलाते अपनी उद्विग्नता प्रकट कर रहे थे। मैं चुप था। मैं तुम्हें इस तरह और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम पर एक कौड़ी भी खर्च करना लानत है। उससे अच्छा है बूढ़ों और लाचारों को रोज कुछ दान कर दें। कम से कम उसका ऊपर हिसाब तो रहेगा। सुन रहे हो, मुझे निठल्लों और बेकारों से सख्त नफरत है। खुद कुछ करते नहीं, घर में कुछ काम कह दिया जाए तो तुम्हारा किंग साइज ईगो हर्ट होता है। लानत है। मैं उठ खड़ा हुआ। पिताजी के जाने के बाद वास्तव में मैं अनाथ हो गया था। कई स्तरों पर मैं अब अपने को बेसहारा महसूस करने लगा था। अब तक मैंने एक दवा की दुकान में पार्ट टाइम में बैठना शुरू कर दिया था। इससे मेरी जेब खर्च की समस्या एक हद तक दूर हो गई थी। बड़े चाहे अपने को जितना बड़ा समझते, लेकिन वे स्वयं मेरे लिए लेश मात्र भी अपरिहार्य नहीं बने थे। बहुत मुश्किल अवसरों पर भी मेरे मन में उनका ख्याल तक ना आया था। लेकिन सच कहूँ तो नौकरी के लिए धक्के खाते खाते मैं बिल्कुल टूट गया था। कभी कभी ऐसा मन हुआ था कि कुछ कर लूँ, कौन परवाह करने वाला है। लेकिन उससे भी क्या बनता। कानून की अंतिम परीक्षा भी कैसे कैसे करके पास हो ही गया। अब मैं MA LLB था। इस डिग्री से तो समझो दिल की कचोट बढ़ ही गई। आदमी अपने को ऊपर समझे और नीचे ही गिरता चला जाए तो क्या हाल होगा उसका। कानून की डिग्री की सबसे ज़्यादा भद्द बड़े ने ही की। यह तो बाद में हुआ कि इसी डिग्री की बदौलत आखिरकार मैं तन कर खड़ा हो सका। मकान के निचले हिस्से में एक कमरा लगभग खाली ही पड़ा था। उसी में फर्नीचर और किताबें वगैरह व्यवस्थित कर रहा था। तभी बच्चे के साथ भाभी वहाँ आ पहुँची। स्थिति का मुआयना किया। कहने लगी, यह कमरा तो आपके भाई ने गेस्ट रूम के लिए रख छोड़ा है। किसी के आने जाने पर परेशानी हो जाती है, उनसे पूछ लिया होता तो बेहतर था। मैंने हंसकर बात को टालना चाहा। कहा, भाभी, अभी तो घर में रहने वाले का कुछ जुगाड़ हो जाए, फिर अतिथियों की भी व्यवस्था हो जाएगी। लगा कि भाभी को यह बात पसंद नहीं आई। बोली, फिर भी उनसे पूछ लेना चाहिए था, पता नहीं उनके मन में क्या हो। मैं मुस्कुरा कर रह गया, लेकिन मन में विरक्ति हुई। एक छत के नीचे रहते आदमी एक दूसरे के प्रति इतना असहिष्णु कैसे हो सकता है कि साथ वाले को सुख पहुंचने की छोटी सी छोटी संभावना को भी फौरन से पेशतर खारिज करने को उद्यत हो जाए। लेकिन वही इशू बन गया। रात में भोजन के बाद सोने की तैयारी कर रहा था कि बड़े का फरमान पहुंचा। मुझे अपने कमरे में याद फरमा रहे थे। गया वहाँ। 4 दिन पहले वकालत शुरू की और आनन फानन में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू कर दी। बहुत दिनों बाद उनके बेडरूम में आया था। बच्चा उनका सो गया था, हनुमान जी की मुद्रा में। भाभी श्रृंगारदान के सामने बैठी थी। कहना होगा कि बड़े ने कमरे की खूबी सजावट कर रखी थी। मुझे उनकी बात समझने में जरा सी देर हुई। वे बिस्तर पर तकिए का सहारा लिए अधलेटे मुझसे मुखातिब थे। क्या तुमने कसम खा रखी है कि कोई भी काम ठीक तरह से नहीं करोगे? मुझे तरस आता है तुम्हारी बुद्धि पर। लेकिन हुआ क्या? मैं अचानक खींच उठा। पूछते हो हुआ क्या? मैं अभी अभी तुम्हें यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? काम अभी ठीक तरह से सीखा तुमने कि यह तामझाम शुरू कर दिया? ये लाइब्रेरी, ये फर्नीचर, बताओ किसको इम्प्रेस करना चाहते हो यह सब करके? बड़े उठकर बैठ गए। उन्हें लुंगी में देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। बड़े आदमी हो, दूसरों की बुद्धि उधार लेकर काम करते हो, घर में बात करते तुम्हें शर्म आती है। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि उनसे सलाह मशवरा लिए बिना मैं इतना बड़ा काम कर बैठा था। मैंने इस बात को समझा और जाने क्यों मन ही मन हर्षित भी हुआ। आप इतने व्यस्त रहते हैं ना? कहते हो व्यस्त रहता हूँ? वाह, वकालत तुमने घर में ही शुरू कर दी। मामला मैं खुद समझ रहा हूँ। मामला मैं खूब समझ रहा हूँ। दुनिया देखी है मैंने। यह सब कुछ यूं ही नहीं संभाल कर रखा है। सहसा बड़े उठे, अलमारी खोली और एक फाइल लिए चले आए मेरे पास। यह देखो, भाई हो इसलिए निकालूंगा नहीं, लेकिन जिस पर तुम हक जता रहे हो वह डूबा हुआ माल समुद्र की तलहटी से मैंने अपने बलबूते पर निकाला है। लो देखो। कहते हो मामला नहीं? बीमार और बेबस पिता की छवि नजरों में डोल गई। यह क्या दुनिया है जहां हम जीते हैं? पैसा पैसा पैसा, शक्ति, प्रभुत्व, दमन। जी में आया कि उस फाइल के टुकड़े टुकड़े करके उसे बड़े के मुंह पर दे मारूं, लेकिन मैंने उसे देखे बिना उनकी ओर बढ़ा दिया। देख लिया बड़े, मैं जा रहा हूं, लेकिन जान लीजिए यहाँ कुछ रहेगा नहीं। एक दिन आपकी आंखों के सामने टंगा पर्दा भी तार तार होगा। तब आप बहुत रोएंगे। मैं वह कमरा क्या, यह घर छोड़कर जा रहा हूँ, फिर कभी नहीं लौटूंगा। आपके इस साम्राज्य को कोई चुनौती नहीं। आप निश्चिंत रहिए, निरापद रहिए। इसी क्षण से मैं मुक्त होता हूँ।
बड़े विस्मय में थे। उनके विस्मय में जैसे अनादर सहने का गुस्सा भी था। विस्फारित आंखों से वे मुझे देखते रहे। मैं उठकर चला आया। दरवाजे पर भाभी मिली। मैंने उन्हें देखा नहीं। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मन बहुत बोझिल हो गया था। करवट बदली, अपनी घड़ी देखी। मोहन चित्त होकर लेटा था। बाईं तरफ की खिड़की के पर्दे हवा से रह रह कर हिल रहे थे और लैंप पोस्ट की रोशनी कमरे में अंधकार से लुका छिपी कर खेल रही थी। जयंत, सुन रहे हो ना? उसने मेरी ओर उन्मुख होकर पूछा। हाँ, लेकिन प्रभा का क्या हुआ? प्रभा? हाँ, बताता हूँ। मैं किराए के मकान में रहने लगा था। मज़े में गुजर हो जा रही थी। बस मेहनत बहुत थी। एक शाम पुराने रेफरेंसेस ढूंढ रहा था। 7, साढ़े 7 का वक्त रहा होगा। अगले ही दिन एक मुकदमे की सुनवाई थी। मेरे कुछ एक मुवक्किल भी कमरे में मौजूद थे। दरवाजे पर आहट हुई। मैं फाइलों में ही डूबा रहा, सोच कर कि कोई मुवक्किल होगा। सुना कि किसी को उठने बैठने को कहा जा रहा है। फिर सामने की कुर्सी खींची गई और तभी एक भीनी भीनी सी खुशबू मुझे सराबोर कर गई। नजरें उठाई तो एक महिला थी जो अब तक सामने की कुर्सी पर बैठ चुकी थी। महिला क्या, वह तो प्रभा थी। मुझे अचरज में डाले। मैं कहूँ कि फिर मेरी बोलती बोलती बंद हो गई थी। लेकिन आखिर मौका और परिस्थिति भी तो कोई चीज़ है। मैं उसे देखकर मुस्कुराया। बदले में वह भी। मैंने तत्काल लक्ष्य किया कि उस रेस्तरां वाली प्रभा और इस प्रभा में कोई तालमेल बिठाना मुश्किल है। कैसे आना हुआ? मैंने ही झिझकते हुए पूछा। काम से ही आई हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुमने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। यह तो इस कमरे में के अंदर आके पता लगा कि यह मोहन कुमार तुम हो। वह खुलकर मुस्कुराई। मैं संकोच में था और समझ नहीं पा रहा था कि अपने मुवक्किलों की उपस्थिति में प्रभा का किस प्रकार सत्कार करूं कि सामंजस्य बना रहे। छोटा सा काम है मेरा, लेकिन देख रही हूं कि तुम अभी बहुत व्यस्त हो। ऐसा करती हूं, मैं कल आ जाती हूं, ठीक रहेगा? मैंने सोच कर देखा, एकदम ठीक रहता। वह फौरन खड़ी हो गई। मैंने कहा कुछ चाय वाय तो पीती जाओ, लेकिन उसने मना कर दिया। कहा कि वह कल इत्मीनान से बैठेगी। वह चली गई। मेरा भी जैसे जी हल्का हुआ। लेकिन वह रात बड़ी बेचैनी में कटी। दूसरे दिन शाम को मैं उसका इंतज़ार ही कर रहा था। दिन भर की कचहरी की भाग दौड़ से थक गया था। अपनी स्टडी में ही था। उसने शायद बाहर मुझे देखा हो। बिना दस्तक दिए अंदर चली आई। मुस्कुरा रही थी और मैंने इस बार जरा गौर से उसे देखा। सादे परिधान और मेकअप में प्रभा वैसे खूबसूरत दिखती थी, लेकिन चेहरे की कांति और अपनी मुस्कान की मोहकता को वह जाने कहाँ छोड़ आई थी। माथे पर उसके आज बिंदी न थी। वहाँ आधुनिक केश विन्यास को दर्शाते कुछ लटें थीं। उन पलों में उसके कितने रूप मुझे याद हो आए। फिर मैंने अपने आप को समझाया। कैसे आई प्रभा? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। अपरिचय भी कभी संवाद को कितना आसान बना देता है। मोहन, सोचा था एक अपरिचित वकील से मिलूंगी और उससे निस्संकोच सब कुछ कह सकूंगी, जिससे वह मजबूती से मेरा पक्ष प्रस्तुत करे। सामने देखती हूँ कि तुम हो। उसने हंसकर ही कहा। तो तुम भूल जाओ प्रभा कि तुम मुझे जानती हो और सब कुछ कह डालो। मैं भी हंसा, लेकिन अंदर कहीं उदासी तेराई। अच्छा चलो, अभी हम कुछ और बातें करते हैं। मैंने माहौल को सहज बनाने की गरज से कहा और चाय के लिए आवाज़ दी। कैसी हो? अच्छी हूँ। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तुम अपनी सुनाओ मोहन, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? अभी जीवन में वह अवसर नहीं आया। मैं हंसने लगा। क्या मतलब? तुमने शादी नहीं की अब तक? कहाँ की? क्यों, कोई खास बात है? क्या कहूँ, बस नहीं की। वह ताज्जुब में थी। अच्छा हुआ जो उसने उसने इस बारे में और नहीं पूछा। मुझे उलझन महसूस होने लगी थी। अब तक चाय आ गई थी। हम कुछ देर खामोश रहे। मैंने कनखियों से उसे देखा। जाने क्या घुमड़ कर उसके चेहरे पर छाता जा रहा था कि मुझे किंचित घबराहट से महसूस हुई। तुम तो कहीं नौकरी करती हो ना? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। बदले में वह सिर्फ हल्के से मुस्कुराई। मैंने बातचीत का क्रम बनाए रखने के लिहाज से कहा, यह तुमने बहुत अच्छा किया। औरतें अगर आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाएं तो उनकी स्थिति आप ही सुधरने लगेगी। बहुत सी बुराइयां भी कम होने लगेंगी, है कि नहीं? देखो, जमाना इतनी तेजी से कभी बदला था? तुम फौजदारी के मामले लेते ही नहीं, या ऐसे मामले तुम्हारे पास अभी कम आते हैं? उसके सवाल से मैं हचकचाया। नहीं नहीं,
मैं तो तेजी से बदलते इस दौर की बात कर रहा हूँ जिसमें वर्जनाएं टूट रही हैं, तमाम सामाजिक निषेध ढीले पड़ रहे हैं। ये सारी स्थिति तो आखिरकार औरतों के हक में ही जाती है ना। इसीलिए तो कहते हैं आने वाला समय स्त्रियों का है। कहना चाहिए कि इतना कहकर मुझे अपने आप से संतोष हुआ। कितनी लालसा, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितनी यंत्रणा, कितना त्रास। जब आज ऐसा है तो कल कैसा होगा। मैं उसकी बात पर फिर चौंका। वह तो है, लेकिन स्त्रियों की स्थिति ऐसी हो आई है जैसे सघन वन प्रांतरों से निकलकर कोई हिरनी या शेरनी ही सही सहसा अपने को खुले में पाए, उन्मुक्त और उल्लसित, दूर दूर तक कुलांचे भरने को स्वतंत्र, लेकिन जिस पर कहीं से भी निशाना लगाया जा सकता हो, जो बिल्कुल रेंज में हो, अलमस्त और बेखबर। उसकी ऐसी बेतुकी बात सुनकर जाने क्यों मुझे सिहरन सी महसूस हुई, लेकिन मैं जबरदस्ती मुस्कुराया। साहित्य तो तुम्हारा विषय नहीं रहा प्रभा। बदले में वह भी मानो मेरा मन रखने के लिए मुस्कुराई, वह भी होठों से ही। उसकी आंखों आंखों का भाव नहीं बदला। मैं अपनी मुक्ति के लिए कानून का दरवाज़ा खटखटाने आई हूँ मोहन। मैंने चाय की प्याली को मेज पर रखा और उसे गौर से देखा। वह मानो वहाँ थी ही नहीं। मेरे सामने बेतकल्लुफ़ी से कुर्सी पर पैर चढ़ाए बैठी वहाँ थी ही नहीं। जानती हूँ देने के नाम पर तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तुम कंगाल, अकिंचन, निरे याचक हो, नहीं लुटेरे हो। मैं हतप्रभ रह गया, लेकिन उसे फिर देखने का साहस नहीं हुआ। स्त्री तुम्हें जन्म दे ताकि तुम जिंदगी भर नोच नोच कर खा सको। पिशाचों, राक्षसों, सब कुछ अपने हिसाब से रच लिया है तुमने। ये सारा संसार, सारी कायनात। मैं पूछती हूँ किस लिए, किस लिए? क्यों तुम औरत के सिर पर पांव धरे बिना खड़े नहीं रह सकते? मैंने चाय का घूंट भरते हुए उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर अजब विद्रूप का भाव था। माथे पर खेलती लटें तांडव की मुद्रा में दिखती थीं। दृष्टि में मुझ ही पर थी, लेकिन मेरी आंखों पर नहीं, उसके पार, उस कमरे और मकान के भी पार कहीं। मैं घबरा गया था सच, कुछ सूझा नहीं। मेज पर पड़ी एक फाइल यूं उठा ली। माफ़ करना मोहन। उसकी तंद्रा टूटी थी। उसने अपने माथे पर हाथ फेरा, भवों के पास आकर ठहर गई, कुछ सीधी और कुछ लहरदार लटों को पीछे किया, अपनी चाय खत्म की। मैं कुछ कह न सका। इतनी सारी पोथियाँ, इतने सारे ग्रंथ तुमने जमा कर रखे हैं, बताओगे कि विवाहिता के क्या अधिकार हैं? बताओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या जवाब दूँ, क्या जवाब होना चाहिए। प्रभा, नागरिक होने के नाते विवाहिता के भी अधिकार होते हैं। जैसे? मैंने मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए कहा। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो मोहन, सीधी सीधी बात करो। वह तैश में आ गई। देखो प्रभा, वैवाहिक जीवन की मर्यादा निर्वैयक्तिक होकर भी नितांत वैयक्तिक है। इसमें बाहरी तत्व के प्रवेश से समस्याएं उलझती ही अधिक हैं, चाहे वह। इसीलिए आपस का फैसला ही। तुम असमर्थ हो गए ना, इसी से कहती हूँ तुम्हारे पास देने को है ही क्या। कानूनी अधिकार के तौर पर आर्थिक संरक्षण और संतान प्राप्ति का हक विवाहिता को है, बिला शक। मैंने अधिकार पूर्वक कहा, कुछ आत्मविश्वास अर्जित करते हुए। बस? अच्छा चलो मान लो वह हक भी अगर न मिले तब? उसने व्यंग पूर्वक सवाल किया। तो वादी कोर्ट में जा सकता है, विच्छेद की कार्रवाई हो सकती है। और यदि कोर्ट की राय खिलाफ जाती हो वादी के? यह क्या पहेली है, मैंने मन में सोचा। रुमाल से चेहरा पोंछा अपना, 2 घूंट पानी पिया। फिर देखो प्रभा, साफ साफ कहो तब कुछ बात बने, मुझे भी सहूलियत हो। आखिर तुम्हें कहना क्या है? कहते हो साफ साफ कहूँ? यानी कि फिर से अपने को खोलूं, नंगी होऊं? उसका चेहरा कैसा भयावह हो आया, लेकिन डर की जगह मेरे दिल में एक हूक सी उठी। हाथ से फिसले मोती की अब तो चमक भी बाकी न रही थी। भूल गया मैं कि मेरे सामने प्रभा तो है, लेकिन एक मुवक्किल के रूप में। उसे सुनना है, उसकी केस हिस्ट्री नोट करनी है, आगे मामला तय कराना है, और यह सब कुछ अब शुरू कर देना होगा। लेकिन लगा कि मैं वहाँ और बैठ न सकूँगा। उससे थोड़ी देर के लिए माफ़ी मांगकर उठ गया। बाथरूम गया, वॉश बेसिन के आईने में खुद को देखा।
अपना चेहरा अपना नहीं लगा। मैं फूट पड़ा, हे भगवान, प्रभा को यह क्या हुआ। कुछ घड़ी को जैसे मुझे होश नहीं रहा। फिर ध्यान आया। जल्दी से हाथ मुंह धोकर स्टडी में आ गया। आराम से बात करने के लिए मैंने उसे ड्राइंग रूम में चलने को कहा। उसने जिद नहीं की, चुपचाप मेरे साथ हो ली। हम सोफे पर बैठे। मुझ में एक झिझक थी, शायद अपने अंदर के भावों को लेकर, पर वह इत्मीनान से बैठी और पंखा चलाने को कहा। कुछ लोगी प्रभा? मैंने पूछा। उसने कुछ कहा नहीं। मैंने शरबत के लिए आवाज़ दी। प्रभा, मैं भरसक तुम्हारी मदद करूँगा, चिंता न करो। मुझे अपनी समस्या बताओ, मैंने उससे आत्मीयता से कहा। कहाँ से शुरू करूँ मोहन? शुरू से बताओ। हाथों में उसके एक कुशन था। उसे अपने गोद में लग उसे उसे उसने गोद में रखकर पलकें बंद कर ली। यद्यपि उसकी भवें तनी हुई थीं, मैं एकटक उसे निहार रहा था कि उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ ऐसी थी मानो वह मेरे पास नहीं बल्कि मीलों दूर बैठी हो और कह रही हो। कष्ट और विपन्नता में बचपन गुजरा। बचपन कब कैशोर्य और कैशोर्य कब युवावस्था में बदल गया, कुछ पता न चला। जो पता चला तो सिर्फ इतना कि कंधों पर वजन है, और वह इतना है कि सीधी तरह खड़े रह सकने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जानते हो मोहन, स्त्री जब संघर्ष करती है तो उसके साथ उसके स्त्री होने का संघर्ष भी अनिवार्य तौर पर जुड़ जाता है। वह उसके व्यक्ति होने के संघर्ष से इतर होता है। यह बात मैं कहीं अब जान पाई हूँ। पिता ने पूरा जीवन राजनीति की दांव पेंच में लगा दिया था। वे आदर्शवादी तो थे ही, महत्वाकांक्षी भी थे, लेकिन ये दोनों ही सद्गुण मिलकर उनके अवगुण बन गए। पहले एमपी, फिर एमएलए, फिर नगर निगम तक का चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन विजय श्री सदैव उनसे दूर रही। हम झंडों पोस्टरों के साथ खेलते बड़े हुए। लड़कपन में पिता पर बहुत अभिमान था, लेकिन उनकी लगातार असफलता ने हमारा आत्मविश्वास एकदम तोड़ दिया। वे नौकरी कर नहीं सकते थे और पुश्तैनी संपत्ति पहले ही गंवा चुके थे। घोर आर्थिक परेशानी और कलह क्लेश हमारी नियति बन गया। 4 भाई बहन मिलाकर 6 जीवनों का प्रश्न था। मैं जब बड़ी हो रही थी तब ऐसा नहीं कि मेरा मन आकाश को छू लेने को मचला नहीं, लेकिन मैंने पाया कि मेरे ऊपर बोझ इतना है कि जैसे मैं जमीन में ही धंसी जा रही हूँ। मेरे और मेरे बाद के भाई बहनों के बीच उम्र का फासला कुछ ज़्यादा है। पिता जहाँ मुझे अच्छा जीवन जीने के तौर तरीके बताते, वहीं माँ हर वक्त मुझे व्यावहारिक बनने की शिक्षा देती। लेकिन एक बिंदु पर दोनों एक मत नजर आते कि लड़कियों का काम सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्हें बाहर निकलना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। बाहर इतनी बड़ी दुनिया फैली हुई है, इसका अनुभव करना चाहिए कि स्वावलंबी लड़कियों को सुयोग्य वर भी सुलभ हो जाते हैं। तो मैंने इसी बात की गांठ बांधी। बड़ी मशक्क़त से पढ़ाई करती रही मैं। छोटे से मकान के निचले तल्ले पर किराए के अलावा आमदनी का और कोई निश्चित जरिया नहीं था। पिता अब अंतर्मुखी हो गए थे। उनको कभी कभी अखबारों से लेखों का पारिश्रमिक मिल जाता था। हमने सिलाई बुनाई से लेकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने तक का काम किया, तब भी खर्चा पूरा नहीं बैठता था। दूसरी ओर छोटा भाई नलिन आवारागर्दी में फंसता चला गया। एक दिन देर रात में वह लौटा और कपड़े बदल कर खाने बैठा था। मैंने उससे कहा, तुम में जरा भी शर्म है कि नहीं? और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम घर में कायदे से तो रहो। यह कोई समय है घर लौटने का? हमने तुम्हारी कोई गुलामी लिखाई है जो इतनी देर तक तुम्हारा इंतजार करते रहें? सब कुछ देखते हुए भी अंधे बने हुए हैं। तुम में शर्म है ही नहीं, कहकर मैं खाना परोसने लगी। उसने 2 रोटियां निकाल कर अलग कर दी। मैंने जैसे ध्यान ही नहीं दिया। उसकी चुप्पी मेरा गुस्सा बढ़ा रही थी। मैंने प्लेट से निकाली गई रोटियों को ही तब लक्ष्य किया। ये रोटी कौन खाएगा? कैसे पकती रोटी कुछ पता है? यही मालूम कर रहा हूँ दीदी, इसी से बेशर्म बना हुआ हूँ। उसने हाथ का कौर मुंह में ले लिया। न पढ़ना न लिखना न कोई काम धाम, बाप पिटा हुआ मोहरा और ज्येष्ठ पुत्र आवारा। क्योंकि मैं हूँ ही तुम लोगों को पालने के लिए, लेकिन यह आवारागर्दी मैं नहीं सह सकती। कह देती हूँ विनीत, तुम घर में हो तो घर को मानना पड़ेगा। वह उठकर सोने चला गया। मैं भोजन करने लगी। भोजन करके रसोई से निपटकर अपने बिस्तर पर गई तो देखा वहाँ विनीत पहले से मौजूद है। मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगा नहीं। मैं कुछ ऐसे रास्ते पर चल निकला हूँ जिसमें घर की मर्यादा का पालन करना संभव नहीं। अब से तुम मेरा इंतजार नहीं किया करो। बिस्तर के एक छोर पर वह बैठा था। बहुत थका थका नजर आ रहा था।
बहुत दिनों बाद मैंने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों के नीचे स्याह छाह बन गई थी और बढ़ी हुई दाढ़ी और केशों में वह बीमार सा दिखता था। मन में करुणा उपजी, लेकिन गुस्सा अभी उतरा कहाँ था। तुम आखिर करते क्या हो? किस रास्ते पर चल निकले हो, जरा सुनो तो। पॉकेटमारी शुरू कर दी या ब्लैकियर का धंधा शुरू कर दिया? अब बस, अब आगे कुछ समझना हो समझो। मैं तुम्हारा अपराधी तो हूँ, लेकिन विवश हूँ। अब कुछ न पूछो। वह उठकर चला गया और मेरी निगाहें कमरे के दरवाजे के बाहर उसके ओझल होने तक उसका पीछा करती रहीं। दरवाजे के बाहर एक साया सा लहराया तो माँ दरवाजे के बाहर से सब सुन रही थी। विनीत को मैंने उसके हाल पर छोड़ दिया। उसकी भी घर में रुचि कम से कम तर होती चली गई और एक ऐसी स्थिति भी आई कि उसने घर लगभग छोड़ ही दिया। पिता की नज़रें उसे खोजती, मुझसे पूछा करते। मैंने उसे कुछ कहा तो नहीं। मैं भरसक उन्हें नज़रअंदाज करती। बाहर जितनी सुघड़ में बनी रहती वैसी घर में नहीं होती मैं। घर में मैं एक तरह से शासन चलाती रही। माँ शुरू में मुझ पर हावी रहने की कोशिश करती, लेकिन बाद में उसने हथियार डाल दिए। बचपन के अनायास खो देने के बाद युवा अवस्था की उमंग का स्रोत भी सूखता चला गया था कि वह मेरी जिंदगी में आया। मैं जानती थी कि मेरे पास रूप था, लेकिन उस पर मुग्ध होने या मान करने का अवकाश नहीं था। इसीलिए रूप मेरा होकर भी मानो मेरा नहीं था। वह जब मिला तब जैसे मैंने पहली बार अपने आप को देखा और जाना। शुरू शुरू में तो मैं गंभीर नहीं थी, लेकिन उससे मुलाकातों में जब धीरे धीरे खुलने लगी तो लगा कि यह आदमी बुरा नहीं है यह। और एक चोरी की बात कहूँ, जब जान लिया कि वह कुल मिलाकर कम से कम दगाबाज नहीं लगता, तब अपने आप से मैंने कहा, प्रभा, तू वक्त का इशारा समझ। अवसर बार बार नहीं आता। कौन है जो तेरे लिए वर खोजते अपने जूते घिसेगा? एक दिन तेरे पाँव थकेंगे यह सब करते करते, तब तेरा क्या होगा? बचेगी तू ले देकर अकेली। सो प्रभा, अपने को यूं बचा कर न रख, अपने को थोड़ा बांट, कोई साथी बना। वह बॉस था मेरा। मैं डिक्टेशन लेने जाती तब भरसक उससे नजरें मिलाने से बचती। वह ऐसी दृष्टि से मुस्कुराता मुझे देख रहा होता कि देह में चोरी से दौड़ जाती। यह नया अनुभव वैसे था बहुत सुखकर। एक मद मुझ पर छाने लगता। इसमें मैं असहज हो जाती। वह हरजाई जैसे यह सब कुछ समझता रहता और मंद मंद मुस्काता रहता। बीच बीच में डिक्टेशन देता रहता। एक दिन यूं ही बातों में मुझसे आखिर कह ही बैठा, ईमानदारी की बात बताऊं, तुम्हारी जैसी मैंने आज तक देखी नहीं। मैं यहाँ सिर्फ काम करने आती हूँ। आप मेरे बॉस हैं, लेकिन ये बातें मुझे पसंद नहीं। मैंने विनम्रतापूर्वक कहा। मुझे हैरत है कि तुम्हें खुद मालूम नहीं कि तुम क्या हो। उसने मुझे जैसे सुना ही नहीं। प्लीज़, आप मुझे परेशानी में न डालें, मुझे काम करने दें। मैं उठकर चली आई। चलते चलते देखा कि वह तब भी मुस्कुरा ही रहा था। मैंने आईने में गौर से अपने को देखना शुरू कर दिया था। मन में द्वंद्व भी चल रहा था। अपना सुख, परिवार का बोझ, कैसे संगति बैठ पाएगी। अब तक मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि यह राघवेंद्र मेरा बॉस ही रहा होगा, जिसने खुद मुझे अपनी कंपनी में नियुक्त करने के लिए रास्ता बनाया होगा। पेपर कटिंग उस वैकेंसी की मेरे पास पहुंचवाई होगी, वरना इतनी तत्परतापूर्वक मेरा चुनाव भरा किस प्रकार संभव था। यह सब था, लेकिन इस बारे में उससे पूछने की कभी हिम्मत नहीं होती। बल्कि कहीं लगता कि इससे उसे बेवजह मुझसे बात करने की और आज़ादी मिल जाएगी। मन में आश्वस्ति नहीं होने के बावजूद उसके प्रति कृतज्ञता का भाव जगता। यही कारण था कि मुझे रिझाने के उसके प्रयासों पर मैंने कभी कड़ी आपत्ति दर्ज नहीं की। एक दिन मैं दफ्तर से लौटी तो देखा घर के आगे भीड़ जमा है। पुलिस की गाड़ी खड़ी है। पिता बरामदे की सीढ़ियों पर सिर पकड़े बैठे हैं। बहुत घबराई। पुलिस वाले ने घर की कुर्की जब्ती का वारंट दिखाया। किसी वारदात के सिलसिले में उन्हें भाई की तलाश थी। मैं रो पड़ी। किसी तरह 2-3 दिन की मोहलत मांगी। उन्हें झूठा आश्वासन दिया कि विनीत को हम आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करेंगे। वे मानते नहीं थे। घर के साजो सामान को जब्त कर लेने पर आमादा थे। मैंने बहुत अनुनय विनय किया, घर की परिस्थिति का वास्ता दिया। पड़ोसियों ने भी बहुत मिन्नतें की। अंत में उन्होंने 24 घंटे का समय दिया और हमारी जान में जान आई। भाई के घर छोड़ने के पश्चात हमने उसकी अनुपस्थिति को जैसे मान लिया था, स्वीकार कर लिया था। इसलिए आशंकाओं के बावजूद उसको लेकर ऐसा ख्याल तक नहीं आया था कि उसकी गलतियों के लिए पूरे परिवार को ही कटघरे में खड़ा होना पड़ सकता है। लेकिन अब तो जो था सामने था। बहुत सोच विचार कर देखा, अब कोई उपाय न था। सुबह दफ्तर को जल्दी पहुंच गई।
राघवेंद्र के आते ही मैं उसके कमरे में गई और रोते रोते सारा हाल बयान कर दिया। और क्या कहूँ, और मेरी चुबक और कहूँ कि मेरी चिबुक छूने की आज़ादी उसने ले ली। मुझे समझाया और मुस्कुराने को कहा। जाने उसने क्या जुगत बिढ़ाई कि वह संकट टल गया। लेकिन कोई 2 माह पश्चात हमें मालूम हुआ कि भाई एक गांव में पुलिस के साथ संघर्ष में मारा गया। खबर से सदमा तो बहुत पहुंचा, आश्चर्य भी हुआ। हम उसे 2 टके का एक सड़क छाप आवारा समझते थे, जबकि पुलिस ने उसे खतरनाक उग्रवादी या नक्सलवादी करार दिया था। विशेषण में इस परिवर्तन से हमें ज़्यादा धक्का पहुंचा, क्योंकि इस रूप में उसकी मृत्यु ने उसके जीवन में और मृत्यु में भी अर्थ भर दिया था। हम गहरी आत्मग्लानि में उतर चुके थे। इस घटना के बाद पिता की निष्क्रियता और निर्लिप्तता इतनी बढ़ गई कि मुश्किल से एहसास होता कि वह घर में मौजूद हैं। जब जबकि माँ जवान बेटे को इस तरह खो देने के पश्चात निहायत चिड़चिड़ी और बदहवास सी हो गई थी। अब लगता है माँ में सहने की कितनी जबरदस्त शक्ति थी। राघवेंद्र का साथ अब वास्तव में सुख देने लगा था। खाली वक्त हम अक्सर साथ बिताते। वह मुझे घुमाने फिराने ले जाता, अच्छे होटलों और रेस्तराओं में हम देर तक बैठा करते। वह मुझ पर बेतहाशा पैसा खर्च करता, मेरे मना करने के बावजूद। मैं अपने आप पर इतराती। उसने वाकई मुझे बदल दिया था, बाहर से भी अंदर से भी। प्रसाधन से संबंधित एक से एक बेहतरीन चीज़ें वह मुझे उपहार में देता। मेरे रूप रंग में आए बदलावों से सबसे ज़्यादा परेशान माँ थी, जो परोक्ष रूप से मुझे सचेत रहने की सलाह देती। पिता कमोबेश वैसे ही बने हुए थे। भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही थी। उन्हें अपनी आवश्यकताओं से ही सरोकार था और इसके लिए मैं थी ही। छुट्टी का दिन था, दोपहर का वक्त। मैं बालों में कंघी कर रही थी। छुट्टी के दिन साफ करने को बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते थे। नहाते नहाते मैं बिल्कुल थक गई। तभी माँ पास आकर बैठ गई। माँ से पता नहीं क्यों मैं इन दिनों बचने की कोशिश करती थी। इस बार भी वह मेरे पास आकर बैठी तो मैंने जैसे वो ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन उसने कंघी मेरे हाथ से ले ली और खुद मेरे बालों को संवारने लगी। मैंने तब भी कुछ कहा नहीं। तेरे बाल कम हो रहे हैं और रूखे भी, ध्यान दिया कर। समय कहाँ मिलता है। मैं आंवला और मेहंदी का लेप तैयार कर दूंगी, तू लगाती रहना। अच्छा, बालों को खींच कर बांधने से वे ठीक रहते हैं, समझी ना। लेकिन अब तो छोटे बाल रखना ही अच्छा है, कोई झंझट नहीं। ले देख तो, 2 चोटी अब भी तुझमें कितनी अच्छी लगती है। उसने आईना मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने अपना चेहरा देखा तो सहसा विश्वास नहीं हुआ कि यह मैं ही हूँ। यह तो मानो कोई अभी जवान होती लड़की थी। आईने में मेरे चेहरे के पीछे माँ का चेहरा दिखता था। उससे आईने में ही नजरें मिली और हम दोनों हंस पड़ी। तो कितना बदल गई रे प्रभा, हठात माँ ने कहा, धीमे से, जैसे वह यह बात कहना नहीं चाह रही हो, लेकिन कह गई हो। घूम कर बैठ गई मैं। देखा कि उसकी आंखें छलछला आई हैं। मेरे अंदर सहसा जैसे वीरानी छा गई। उसकी दृष्टि में कातरता तो थी ही, कहीं करुणा भी थी। मुझे पता नहीं क्यों यह सहन नहीं था। तुम मेरे बदलने के पीछे क्यों पड़ी हो माँ? और मैं बदलूं नहीं तो क्या करूं बताओ? यहाँ हर कुछ बदलने वाला है। तुम भी बदलना सीखो माँ। अब मैं सोऊंगी। मैं वहीं खाट पर लेट गई। माँ को जैसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना कुछ बोल जाऊंगी। भरी आंखों से वह मुझे एकटक देखती रह गई थी। बाद के महीनों में राघवेंद्र के कहने पर आखिर मैंने अपने केश विन्यास ही बदल डाला। तो वह अपेक्षा के विपरीत माँ ने मुझसे कुछ कहा ही नहीं। मैं उस स्थिति तक पहुंच चुकी थी जहाँ विवाह अनिवार्य हो जाता है। लेकिन तब विवाह करना मेरे लिए संभव नहीं था, जब मैं मन बनाती कि पिता की लाचारी और भाई बहनों का भविष्य मुझे कोई फैसला लेने से रोक देता। लेकिन ऐसा चलता कब तक? आखिर इस समस्या के एक सिरे पर राघवेंद्र भी तो था। उसका भी अपना भविष्य था। हम यह अनिश्चितता कब तक झेलते? वैसे भी मैं चाहती थी कि लोगों की अंगुली उठने के पहले हम अपना घर बसा लें। क्या राघवेंद्र विवाह के पश्चात भी मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करने देगा? और वह तो तभी संभव था जब मैं नौकरी में बनी रहूं। तो क्या वह विवाह के पश्चात भी मुझे नौकरी करने देगा? मुझे संशय होता। मैंने उससे एक दिन बात चलाई। पहले वह साफ जवाब देने से बचता रहा, फिर बहुत जोर देने पर उसने कहा, ईमानदारी की बात तो यह है जाने मन कि मैं अपनी पत्नी को काम करते सहन नहीं कर सकता। वह भी बताओ, एक दफ्तर में मेरी बीवी ही मेरे स्टेनो सेक्रेटरी। बताओ कितनी इंसल्टिंग बात होगी यह। तो फिर रास्ता क्या है, तुम ही बताओ। मैं हताश थी। क्या बताऊं, मैं तो बस इतना जानता हूं कि अब आपके बगैर एक एक घड़ी काटना मुश्किल है। कहकर उसने मुझे बाहों में भर लिया। प्रेम मेरे लिए सजा बनता जा रहा था। एक तड़प, एक बेचैनी जैसे पीछा करती रहती।
राघवेंद्र का साथ, उसका एक हल्का सा स्पर्श भी इस तड़प को और ज़्यादा बढ़ा देता। मेरे मन में एक विचार आया, क्यों न हम गंधर्व विवाह यानी गुपचुप शादी रचा लें। राघवेंद्र को भी कम से कम बांध तो सकूंगी, वरना क्या पता मेरी जिम्मेदारियों के बोझ से उसकी मुझ में रुचि ही दम तोड़ जाए। उसे बीवी के सेक्रेटरी होने का गम भी तो नहीं सताएगा। फिर दिन जब बहुरेंगे, हम खुद अपने जीवन में अपने मन का रंग भर लेंगे। मैं खुश हुआ। राघवेंद्र को बताया कि आज ट्रीट चाहिए। उसने पूछा, किस खुशी में भला? यह तो मैं उसी वक्त बताऊंगी। पहले बताने से इंतजाम बेहतर करने का अवकाश तो रहेगा। उसकी ज़रूरत नहीं, बस मुझे एक अच्छे से कोजी से माहौल में एक सुखद प्रस्ताव रखना है। मंजूर? मंजूर भाई मंजूर। आप कहें तो स्विट्जरलैंड चले चलते हैं, उसने विनोद में हंसते हुए पूछा। उस पर बहुत प्यार आया। शाम को हम एक आलीशान होटल में मिले। वह बहुत सजीला लग रहा था, नीले रंग के सूट में, अंदर सफ़ेद कमीज और मैरून रंग की टाई। हालांकि कम्प्लीमेंट पहले उसी ने मुझे दिया। मैंने कत्थई रंग की पाड़ वाली रेशमी साड़ी पहन रखी थी। आज तुम्हारी परीक्षा है, तैयार हो? मैंने मुस्कुराकर स्नेहपूर्वक पूछा। हम हर वक्त तैयार रहते हैं आपकी खिदमत के लिए। सवाल पूछकर तो देखिए। मुझे कोई सवाल ववाल नहीं पूछना। मैंने गहरी नज़रों से उसे देखा। फिर वह सामने की मेज पर कुछ पास झुकाया था, इतना कि उसकी बाईं गाल पर स्थित हल्का सा तिल तक मेरी नज़र में था। हम शादी कर रहे हैं जनाब, मैंने थोड़ा रुक कर कहा और झेंप गई। क्या? वह खुशी से उछल पड़ा। तुरंत बेरे को बुला और होटल का सबसे खास डिश हाजिर करने को कहा। लेकिन पहले पूरी बात तो सुन लो। कहो, अब क्या? हम आज ही विवाह कर रहे हैं। आज ही? अच्छा भाई, चलिए, यह भी सही। आप चाहें जो हुक्म करें। उसने बेद डालने वाली दृष्टि मुझ पर डाली। हमने खाना खाया। उसने हल्का ड्रिंक्स भी लिया साथ में। फिर हम करीब 9 बजे रात में लक्ष्मी नारायण मंदिर में थे। पंडित जी को तैयारी करते करते 1 घंटा लग ही गया। हम दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। विवाह तो हमने कर लिया, लेकिन हम पर आत्मारोपित कुछ बंदिशें थीं। पहली कि हमारे संबंध की जानकारी किसी तीसरे पर प्रकट न हो। दूसरी कि इतवार के अलावा सप्ताह के बाकी दिन हम भूले रहेंगे कि हम विवाहित भी हैं। और चूंकि विवाह की घोषणा नहीं है, इसलिए शरीर के स्तर पर भी इस प्रकार जिएंगे कि कोई असावधानी न होने पाए। कहती हूँ कि यह सब बंदिशें मैंने खुद ही बहुत सोच विचार कर अपने ऊपर आरोपित की थी और राघवेंद्र को भी इसके लिए तैयार किया था। वह इसको अव्यवहार्य बताते हुए भी आखिरकार मान ही गया था। किस्मत मेरी ऐसी कि उलझनों से कभी उबर नहीं पाई। एक पैर अभी जमीन पर जमाया नहीं कि दूसरा जमीन में धंसने को हुआ था। इतना सोच विचार कर जो रास्ता मैंने अपने लिए बनाया वह तो ऐसा था मानो अंगारों पर तो चलो, लेकिन ध्यान रहे कि तलवे न जलें। कभी कभी ऐसा होता कि लंच टाइम या कभी और खाली समय में हम दफ्तर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते और एक दूसरे की आगोश में खो रहते। दिल की तड़प इतवार की प्रतीक्षा कहाँ करने देती थी। मैंने घर पर कह रखा था कि कुछ महीनों तक मुझे इतवार को भी काम करना पड़ेगा। इतवार को हम राघवेंद्र के फ्लैट में ही रहते देर शाम तक। जीवन जीने का यह ढंग मुझे त्रास देने लगा। राघवेंद्र वैसे प्रकट में शांत ही दिखता, लेकिन उसकी खामोशी कभी कभी बहुत संतप्त करती। मेरी मुक्ति में अभी देर थी। छोटा भाई नलिन अभी बीएससी में पहुंचा था और बेचारे अपनी जिम्मेदारियां समझकर अभी से कुछ कुछ करने लग गया था। आर्थिक उपार्जन के छोटे छोटे सहज उपाय। उससे छोटी बहन मृणाल अब सयानी हो रही थी। जाने कौन सी दुविधा मुझे जकड़ लेती कि मृणाल के साथ कोई सहज संवाद ही नहीं हो पाता। वह भी मुझे शायद कोई ऊपर की चीज़ समझती और अपने में खोई रहती। एक दिन माँ मेरे सामने बिफर कर रो पड़ी। ऐसे निठल्ले के पल्ले बंधी मैं, मेरे बच्चों का भी सत्यानाश कर डाला। जवान बेटा मैं यूं ही गंवा बैठी और जवान बेटी का घर बसाने लायक नहीं रही मैं। तू सोच सकती है प्रभा? जरा सोच कर तो देख मैं कैसे जिंदा हूँ। मैंने उसे सांत्वना दी और विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन पिता के पास जाकर बैठी। वे करवट लिए लेटे थे, हाथ में उनके मुड़ा हुआ अखबार था। बाबा, क्या है? आज टहलने नहीं गए? उन्होंने मुझे देखा और उठकर बैठ गए। कितने बूढ़े लग रहे थे वे, और अजनबी। तबीयत कुछ भारी है। सिर में तेल डाल दूं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बैठो। देखो, पूरी दुनिया जल रही है। उन्होंने हाथ के अखबार की ओर इशारा किया। हर तरफ इतनी हिंसा, छीना झपटी। हिंसा से किसी समस्या का समाधान हो सकता है कभी? विनीत ने समझा क्यों नहीं। मुफ्त में जान दे दी उसने। मैं प्रभा घर में पड़ा रहा। मुझसे एक बार भी मुझे उसने बताया होता कि उसके अंदर क्या चल रहा है, शायद मैं और न सह सकी।
बाबा घुटने मोड़े बिस्तर पर तकिए का सहारा लिए बैठे थे। उनके घुटने पर माथा टिका मैं रो पड़ी। हिसाब पढ़ाते मैं तुम लोगों को बताया करता था ना कि फॉर्मूले की जरा सी चूक, अंकों की छोटी सी भूल से सारा हिसाब गलत हो जाता है, और गलत हिसाब पर एक भी नंबर नहीं मिलता, कुल हासिल 0। जिंदगी का हिसाब भी इससे शायद अलग नहीं प्रभा। बाबा, आप यह सब अब मत बोलिए, आप चिंता मत करिए, जो होना था हुआ। उनकी बात सुनकर मुझे इतना डर महसूस हुआ कि क्या कहूँ। जाओ बेटी, अपना काम धाम ठीक से करती रहो। मैं ठीक हूँ, जाओ एक कप चाय भेज दो। चूक हो ही गई। अब मैं प्रत्याशा में थी। अपनी तरफ से सारे उपाय करने और सावधानी बरतने के बावजूद मानो यह नई जान हमारे लिए घोर विपत्ति लेकर आने वाली हो। राघवेंद्र बहुत घबराया जब मैंने उसे बताया। कोई उपाय नहीं हो सकता राघव? क्या उपाय हो सकता है? तुम जानते हो मैं कितनी मजबूर हूँ। कुछ नहीं। तुम कुछ दिनों के लिए तुम कुछ दिनों तक अपनी सेक्रेटरी का बीवी बनना सहन नहीं कर सकते? कम से कम हमारे बच्चे की खातिर। हम शर्तों से बंधे हुए हैं प्रभा। मानती हूँ, लेकिन इस नई परिस्थिति में कुछ तो करना होगा। नहा अबार्शन नहीं राघव, बस 4-6 महीने मुझे अपना घर संभाल लेने दो, फिर नलिन का कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा, तब मैं नौकरी छोड़ दूंगी। कैसे संभव है यह? तुम समझती क्यों नहीं? तब तुम मेरे लिए किसी और आधार की व्यवस्था करो। क्या कर सकता हूँ? उसने खींच कर कहा। हमें प्रकट होना होगा। मैं नौकरी छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि तुम मेरे परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर लोगे। बोलो, क्या कहते हो? तुम व्यर्थ में उलझने पैदा कर रही हो राघव। अबार्शन में तुम्हें क्या परेशानी है? इतने सारे अबार्शंस रोज होते हैं इस दुनिया में। बाकायदा यह फैमिली प्लानिंग स्कीम है एक। मेरे लिए कोई तो रास्ता छोड़ो राघव। और कोई रास्ता नहीं प्रभा, तुम खुद सोच कर देखो। यह मेरी अकेली की जिम्मेदारी नहीं, तुम भी पूरे के पूरे भागीदार हो। मेरा कुछ तो सहयोग करो। मैंने तुम्हें कभी कुछ कहा? जैसे जैसे तुमने कहा मैं करता चला आया। बताओ, कोई सीमा होती है कि नहीं? उसमें गुस्सा उपज रहा था। राघव, मैं इसे जन्म देना चाहती हूँ, अपना घर द्वार चाहती हूँ। तुम इसे व्यर्थ में एक इश्यू बना रही हो। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? सिर्फ कुछ महीने या वर्ष मेरे परिवार का बोझ नहीं उठा सकते? उससे क्या बनेगा? कोई गारंटी है किसी चीज़ की इस दुनिया में? राघव, तुम ऐसा भी सोचते हो? लेकिन हमारा बच्चा, तुम्हें उसे लेकर कोई स्फुरन नहीं होता? ओफो प्रभा। वह उठकर चला गया। मैं अपनी देह से ही विरक्त हो गई। अपने आप से घिन सी होने लगी। अबार्शन का सदमा ऐसा था कि पूछो मत। मुझे संभलने में बहुत वक्त लगा। उस घटना के बाद से राघवेंद्र जब भी मुझे छूने की कोशिश करता, मैं विक्षिप्त सी हो आती। मालूम पड़ता कोई सांप मेरा खून चूसने को सरकता चला आ रहा है। वह भी धीरे धीरे मुझसे दूर होने लगा। हमारे पास जैसे कहने को कुछ रह ही नहीं गया था। दफ्तर में भी हम प्रायः चुप ही रहते और काम से काम रखते। वैसे बीच बीच में वह मुझे सामान्य बने रहने और सब कुछ करने को कहता। मैं ठंडी नज़रों से उसे सिर्फ ताकती रहती, जैसे आंकती रहती। वह नज़रें झुका लेता। नलिन एक दवा कंपनी का एजेंट बहाल हुआ था। जिस दिन उसने कार्यभार संभाला, मेरे मुंह में रसगुल्ला डालते मनोहार से कहा, अब तुम्हें आराम करना है दीदी, अब मेरी पारी शुरू होने वाली है, मैं सब संभाल लूँगा। नलिन का इतना कहना था कि ऐसा आवेग मन में आया कि उसके कंधे पर झूलती हुई उसे चिपट गई मैं। बहुत देर हो गई रे नलिन, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी, शरीर से भी मन से भी। एक माह की छुट्टी लेकर सोचा अपने नए सिरे से अपने को व्यवस्थित करूं। मैं वैसे अब कर भी क्या सकती थी, सिवाय इसके कि राघवेंद्र के साथ ही अपने को मजबूती से बांधूं। इसके पहले मुझे नौकरी छोड़नी थी, फिर हम एक महीने में दोबारा विवाह करते। लेकिन इतना सब करने के पहले मैं स्वयं को हर प्रकार से तैयार कर लेना चाहती थी। माँ, जो व्यर्थ में मेरे विवाह के लिए परेशान रहने लगी थी, को मैंने समझा बुझाकर शांत कर दिया था। लेकिन देखती थी कि वह मुझे लेकर सामान्य नहीं है। किसी शक शंका का कीड़ा जरूर उसके दिमाग में रेंग रहा था। मैं कर भी क्या सकती थी? राघवेंद्र से मिले बहुत दिन हो गए थे। अस्वस्थता के कारण मैं प्रायः घर में ही रही। उसने मेरी खोज खबर नहीं ली थी। छुट्टी बिताकर मैं दफ्तर गई। उससे कोई खास
बातचीत नहीं हो सकी। मैंने उससे लगा अगले इतवार को मिलने को कहा, लेकिन उसने काम का बहाना लेकर कोई वादा नहीं किया। तब कुछ दिनों के पश्चात मैंने अपना त्याग पत्र उसकी टेबल पर रख दिया। उसने पढ़ा और दराज में रख लिया। वह तनाव में दिख रहा था। मैं उसकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रही थी, कुछ इस ढंग से कि वह खुश होकर शायद मेरा हाथ चूम ले, मुझे डिनर ऑफर करे या और कुछ। लेकिन उसने इतना ही कहा कि मैं अगले इतवार उसके यहाँ आऊँ। वह अकेला ही था जब मैं उसके घर पहुँची। ड्राइंग रूम में बैठा कुछ काम कर रहा था। कैसी हो? उसने मुस्करा कर पूछा, औपचारिक सी मुस्कान। अच्छी हूँ। तुमने रिजाइन करने का पक्का इरादा कर लिया है? नलिन अब नौकरी कर रहा है। मैं बहुत हद तक अब मुक्त हूँ। अब अपने ढंग से जीना चाहती हूँ। नहीं, वह बात नहीं। दरअसल क्या प्रभा, हम ऐसे ही नहीं रह सकते? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें मालूम नहीं है प्रभा, मैं अपने माता पिता की अकेली संतान हूँ। तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। उस समय तुम्हारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि तुम्हें बता सकता। क्या कहना चाहते हो तुम? मुझे बहुत खेद है प्रभा, लेकिन ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बताया था कि तुम फिर माँ नहीं बन सकती। क्या आप बक रहे हो? मुझे विश्वास। ये थोड़ी देर के लिए पॉज हो गया था और फिर आ गया। मुझे बहुत खेद है प्रभा, लेकिन ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बताया कि तुम फिर माँ नहीं बन सकती। क्या आप बक रहे हो? मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे सचमुच अफसोस है प्रभा। तुम चाहो तो डॉक्टर से पूछ सकती हो। तुम्हारा केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे माथे पर जैसे किसी ने दंड से हथौड़ा मारा हो। मुझे चक्कर सा आया। मुझे बहुत दुख है प्रभा, यह बहुत बुरा हुआ। वह मुझे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। कुछ पल बाद जैसे मेरी चेतना लौटी, दिल की धड़कन तेज हो गई थी और आंखों में आंसू झरे जा रहे थे। मेरे माँ बाप मेरा विवाह तय कर रहे हैं और तुम? मैं मजबूर हूँ प्रभा, मुझे संतान तो चाहिए। तुम मुझे धोखा दोगे? मुझे डिच करोगे तुम? लेकिन तुम तो मुझसे विवाह कर चुके हो। सोच कर देखो उसकी क्या मान्यता है। अच्छा यही होगा कि बात जहाँ की तहाँ खत्म कर दी जाए, आगे कोई रास्ता नहीं। तुम इतने गिरे हुए इंसान हो राघव। प्रभा, मेरी मजबूरी समझो। और मैं, मुझे जो तुमने बर्बाद कर डाला। कमीने, राक्षस, सब जगह तू ही तू रहेगा। मैं क्या करूं? बोल, कहाँ जाऊं? उत्तेजना से बचो प्रभा, जो हुआ सो भूल जाओ। इसी में हमारी भलाई है। तो तू साजिश रचाएगा, नई शादी? मुझे कहता मैं भूल जाऊं? बोल, मैं क्या क्या भूलूं? तुम चाहो तो नौकरी में बनी रह सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारा एक आधार तो होगा, लेकिन हमारा संबंध उजागर नहीं होना चाहिए। यही अनुरोध है तुमसे। अपनी दया पर तू मुझे जीने का आधार देता है। नीच, सब कुछ लूट कर तू मुझे बसाएगा। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सबको बताऊंगी मैं। देखती हूँ तुम कैसे विवाह कर पाता है। देखो, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, पिछली बातें भुलाना ही हमारे लिए उचित है। तुमने जो कुछ मेरे लिए किया उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुम इतने गिरे हुए आदमी हो और मैंने तुम्हें जाना नहीं। अपने आप को लानत भेजती हूँ मैं। थूकती हूँ मैं अपने ऊपर जो तुम्हारे साथ रही, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। देखो, उससे कोई लाभ न होगा। कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। व्यर्थ में तुम अपने आप को दुनिया की नज़रों में गिरा लोगी। मेरा विनीत आज होता तो मैं उससे कहती कि तुझे गोली मार दे। तुम्हारे क्लास में यही दिक्कत है, तुम लोग पजेसिव बहुत होते हो, किसी चीज़ के पीछे ही पड़ जाते हो। मैं अभी तक तुम्हें अच्छी तरह समझा रहा हूँ और तुम हो कि बस। तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। कोर्ट में जाऊंगी। बचकानी बातें करती हो। कोर्ट में तुम यह कहाँ साबित कर पाओगी कि हमारा विवाह हुआ है? अगर मान लो साबित भी कर दिया, हम साथ रहने भी लगे, तो संतान प्राप्ति के मेरे अधिकार के आगे क्या कोर्ट आएगा? तब भी प्रभा, मैं दूसरी शादी के लिए आज़ाद रहूँगा। इसी से कहता हूँ, हम यह सब यहीं ख़त्म करें। तुम्हारे लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। पानी। बहुत कमज़ोर आवाज़ में प्रभा बोली। मैं उसकी बगल में बैठा था, थोड़ा हटकर सोफे की पीठ पर बाहें फैलाए, बाहों में बाह में अपना चेहरा छुपाए। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने डाइनिंग टेबल से गिलास उठाया, फ्रिज में से बोतल निकालकर पानी भरा और प्रभा के पास आया। देखा कि वह हल्के हल्के काँप रही थी। चेहरे पर श्मशान की वीरानी थी। पलकें बंद, तिस पर भी आंसुओं से लबरेज। न कोई हिचकी, न आवाज़, बस बंद आंखों से आंसू बहता चला जा रहा है। प्रभा, पानी लो। मैंने धीमे से पुकारा। उसने आंखें खोली, मुझे देखा।
पानी धीरे धीरे करके पी गई। मुझसे समय पूछा, फिर खुद दीवार घड़ी उसने देखी, चलने को हुई। मैं उसके पास बैठ गया। मैं उससे फिर नहीं मिली। साल भर होने को आया। उसने जैसे अपने आप से कहा, प्रभा, प्रभा वह मैं था जिसने वह वैकेंसी तुम्हारे पास भिजवाई थी। मैं साए की तरह तुम्हारे साथ लगा हुआ था, लेकिन तुम्हें बचा नहीं सका प्रभा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ प्रभा। जाने कैसे यक बयक मैं कह गया, लेकिन तब अपने को संभाल न सका। हथेलियों में चेहरा छुपाकर मैं फपक पड़ा। मेरी किस्मत मोहन, तुम क्यों रोते हो? उसने मेरे सिर पर हाथ रखा। मैंने देखा वह खड़ी हो गई थी जाने को तैयार। अलग सुबह की ठंडी हवा ने थोड़ी सिहरन भर दी थी। मैं पता नहीं जागा हुआ था या सोया हुआ, लेकिन जगा हुआ होऊंगा तभी तो यह सब सुन सका। मुझे लगता रहा जैसे मैं एक लंबा सपना देख रहा हूँ। खिड़की के बाहर जब नजर गई तो सुबह का धुला निरभ्र आकाश और पेड़ पौधों की हरियाली देखकर भ्रम सा हुआ कि मैं हूँ कहाँ। फिर बगल में देखा कि मोहन पट होकर लेटा था, ऐसे कि उसका चेहरा मैं देख नहीं पा रहा था। रात भर क्या जागते ही रहे बाबू? मोहन से उसके सेवक ने मुस्कुराते हुए पूछा और मुझे देखा। मैं भी मुस्कुरा दिया। मोहन तब भी उसी तरह लेटा रहा। सेवक चाय की 2 प्यालियां रख गया। उठो, चाय पियो यार। मैंने उसके बालों में अंगुली फिराई। वह उठकर बैठ गया पालथी मारकर। मैंने उसकी ओर चाय बढ़ाई और उसे देखा। म्लान चेहरा और सूजी हुई लाल आंखें। बड़ी लंबी कहानी सुनाई तुमने यार, मैंने उसे हल्का करने की गरज से कहा हंसकर। वह चाय पीता रहा। मैं भी गंभीर हो गया। सहसा ख्याल आया, लेकिन तुमने बताया नहीं मोहन, उस केस का हुआ क्या? प्रभा फिर मिली? क्या बताऊं जयंत, उस रात प्रभा के जाने के बाद जैसे मेरे जीवन का मकसद सिर्फ यहीं तक सिमट कर रह गया कि प्रभा को किस प्रकार कानूनी मदद दी जा सकती है। मैंने बहुत पढ़ा, बहुत खाक छानी, अपने बुजुर्गों और वरीय साथियों से विमर्श किया, लेकिन क्या? मैंने जुगुप्सा से भरकर उसकी ओर देखा। उसने चाय का अंतिम घूंट भरा, तकिए का सहारा लेकर पीछे टिका ली दीवार से। दृष्टि खिड़की के बाहर चल गई थी। उसने कहा, कोई 1 माह बाद की बात है। शाम को मैं बाहर से लौटा था। अंदर आया तो देखा ड्राइंग रूम में सोफे पर इत्मीनान से बैठी प्रभा एक पत्रिका के पन्ने पलट रही थी। मैं खुश हो आया। उसने मुझे देखा और मायूस सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आकर गोया कहीं छिप गई। प्रभा, तुम इतने दिनों बाद कहाँ रही तुम अब तक? मैं मुस्कुराता उसके सामने बैठ गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके हाथ में अब तक वह पत्रिका थी। तुम हाथ मुंह धो लो, फिर इत्मीनान से बात करते हैं। उसके स्वर में बुजुर्गियत थी। मैं उठा। थोड़ी देर बाद कपड़े बदलकर तरोताजा होकर उसके सामने आ बैठा। मैंने नए सिरे से मामला दर्ज करने की तैयारी कर रखी थी, तो मैंने इस बारे में उसे सब बताया। मैंने कहा कि उम्मीद तो बहुत नहीं है, लेकिन अंधेरे में रोशनी की तलाश तो करनी ही चाहिए। आखिर उस राघवेंद्र के खिलाफ कुछ तो होना चाहिए। वह चुपचाप सुनती रही। मैं और अकेली हो जाऊंगी मोहन। सुनी आंखों से उसने मुझे देखा। मुझे अब बेघर बनाकर छोड़ोगे क्या? वह अचानक तल को आई थी। मुझे देखो, मुझे चाहते थे तुम? उसकी बात सुनकर घबरा गया मैं। कुछ समझ में नहीं आया क्या कहूँ। चाहता तो उसे अब भी था। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे मर्द हो तुम, जाहिल डरपोक कहीं के। राघवेंद्र को देखा? वह तो मुझे चाहता भी नहीं था और उसने मेरा सब कुछ ले लिया। कापुरुष हो तुम। उसके चेहरे पर जैसे काले बादल घिराए थे। रह रह कर वह दांत पीसती थी। वकील बने फिरते हो, मुझे न्याय दिलवाओगे तुम? उसने घृणा से मुझे देखा और मुंह फेर लिया। एक पल को कमरे में सन्नाटा गूंजने लगा। मुझे प्रायश्चित का एक मौका दोगी प्रभा? मेरा स्वर भीगा हुआ था। बहुत मुश्किल से मैं बोल पा रहा था। देखा कि उसने सिर पीछे टिकाकर पलकें बंद कर ली हैं। अपने को तुम्हें दे देना चाहता हूँ, स्वीकार करोगी प्रभा? मैं उसके सामने कुछ झुक आया था। मैं खत्म हो चुकी हूँ मोहन। जो दिखती हूँ वह प्रभा नहीं, शायद उसकी छाया भी नहीं। जीवन का गणित गलत हो जाता है तो फिर सही नहीं हो पाता। तो फिर मैं यह सजा भोगूंगा प्रभा, और तुम्हारी राह देखूंगा मरते दम तक।
प्रभा विश्वास मानो। उसने मुझे देखा, कैसी दृष्टि थी कि दिल में सुई की तरह चुभती थी। वह चली गई, उसने कुछ कहा नहीं, और मैं अब तक राह देखता हूँ उसकी। शायद कभी वह आ जाए। अब तो वह बहुत हद तक फ्री है। हाल ही उसकी बहन का विवाह भी हो गया था, या कि उसने कर लिया, पता नहीं, किसी एमएलए के भाई से। सुनता हूँ प्रभा इसके सख्त खिलाफ थी। जानते हो जयंत, मैं उसे अब पहले से कहीं ज़्यादा चाहता हूँ। सहसा टेलीफोन की घंटी बजी। मोहन ने रिसीवर उठाया और मुझे पकड़ा दिया। भाई साहब का फ़ोन था। मुझे डांट सुनाई। मैंने कहा मैं तुरंत आ रहा हूँ। जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर निकला। मोहन ने मोटरसाइकिल से घर छोड़ने का प्रस्ताव किया। मैंने मना कर दिया। अजीब सी तेजी मुझ में आ गई थी, मानो मैं जल्द से जल्द कहीं से छुटकारा पाने को आतुर था। एक धुएं भरी घाटी थी और मेरा दम घुट रहा हो, जैसे जैसे एक जाल की जद से बाहर निकल आना चाहता था मैं। बाहर ही रिक्शा मिल गया। मैं बैठ गया और रिक्शे वाले को कहा, जरा तेज चलाओ भाई। रिक्शा चल पड़ा। ध्यान आया, प्रभा का पता मोहन के टेबल पर ही रह गया। एक पल को सोच में पड़ गया, लेकिन जाने क्यों रिक्शा मैंने रुकवाया नहीं, न ही पलट कर मोहन को देखने की कोशिश की। चलो जो हुआ सो हुआ, बल्कि अच्छा ही हुआ। आगे निकलकर मैंने जैसे इस पर फिर से विचार किया, आखिर प्रभा से मिलकर भी क्या हासिल होता। मैं शायद खामखा उसे परेशान ही करता, जैसे मोहन को किया, और क्या पता मैं उसे सहन भी कर पाता या नहीं। उसका जो रूप मेरी स्मृति में है, उससे उसका यथार्थ कितना भिन्न है, शायद एकदम उल्टा। अभी जो 750 मील लंबे सफ़र पर ट्रेन में बैठा खिड़की के बाहर की दृश्यावली निहार रहा हूँ, तो पल पल पीछे छूटते जा रहे दृश्यों के साथ बरबस प्रभा का ही ध्यान आता है। कैसी होगी प्रभा? एक अच्छी सलोनी सी लड़की। शायद कभी उसे मिलना हो, शायद नहीं, क्या पता। अभी तो ट्रेन लगातार गति पकड़ रही है, और इसकी गति में मानो मैं सुकून में लौटता आ रहा हूँ। धन्यवाद। आपकी कड़ी परीक्षा ली मैंने, मित्रता की, बहुत लंबी कहानी सुनाई। दरअसल ये कहानी 91-92 के आसपास की है, जो किसी पत्रिका में नहीं छपी, सीधे मेरे संग्रह में आई, मुन्ना बैंड वाले उस्ताद संग्रह में 2009 में जो छपी थी। तो आपने इतने धीरज से मेरी कहानी सुनी, इतनी लंबी सा कहानी, और मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर ये मानेंगे कि धीरज का फल मीठा होता है। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। आप सबका बहुत बहुत नमस्कार और आभार।